नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक्स की लोक व्यवहार की किताब में। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था। ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग ना करें, बल्कि तत्काल ही ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संवेद वाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया, उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लेकिन मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने टालमटोल की। उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत हैं और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता। परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाज़ा है, और यह सिर्फ अंदाज़ा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, एक मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटी सवर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए
तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे ही अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी आलोचना करेगा और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफ़ा दे देगा। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे यह जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज़ तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने उससे में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतज़ाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापें। प्रूफ रीडर से कहें कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे। इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचें तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियाँ ही साफ ना हों तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ़ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हॉर्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके लिए नीचे लिखा था, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हॉर्डिंग डेविस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूँकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हॉर्डिंग डेविस की मौत की खबर पड़ी तो मेरे दिमाग में
एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, वह चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हों, जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज़ है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और साफ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्नेल ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूबर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे, जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है, हवा में 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज़ उतार लिया, और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज़ को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बाद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज़ के ईंधन की जांच की, जैसा उन्होंने शंका की थी। उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज़ में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज़ की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर अपने पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज़ नष्ट हो गया था और 3 जिंदगियां भी जा सकती थीं। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं। इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमान पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज़ की सर्विसिंग करो। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिका पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपल्स होम जर्नल के संपादकीय रूप में छापा गया था। हम इस लेख को लेख की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर डाइजेस्ट
में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ था। फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिल को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनर्प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लारनेड के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा है। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमयी कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ। चलिए पढ़ते हैं इस लेख के बारे में। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। डब्ल्यू लिविंगस्टन लारनेट के द्वारा लिखा गया था ये। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने भ्रुकुटी तानकर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें उनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृगछौने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितने चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिझक दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा
फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर के बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियाँ ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का ही मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किया किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे से तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जागकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूँगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूँगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूँगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुँह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूँगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूँगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही हो तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं? सिद्धांत नंबर 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। इसी प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों।